जंतर मंतर पर 6 जून को काकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन कमोबेश बहुत अच्छा रहा। आप अब कह सकते हैं कि एक कॉल के बाद जो भीड़ जुटी थी, करीब 4-5 हज़ार जो भीड़ आई थी, वो एक अच्छा संकेत दे रही थी। लेकिन इसके पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर अभिजीत दीपके की विचारधारा क्या है? आखिर अभिजीत दीपके के पीछे कौन लोग हैं? ये मूवमेंट कितना आगे तक सर्वाइव करेगा? अगर क्या जिन लोगों की बातें हो रही हैं, अगर आज मतलब 6 जून को अगर वो जंतर मंतर पर शामिल नहीं होते उनके आंदोलन में, तो क्या इतनी भीड़ जुट सकती थी? ऐसे कई प्रकार के तमाम सवाल उठ रहे हैं। पहले ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में अभिजीत दीपके के बगल में जस्ट नेहा दिखाई दे रही हैं, जो आइसा की प्रेसिडेंट हैं। वामपंथी संगठन है आइसा। उसके बगल में अंजलि दिखाई दे रही हैं, ये भी आइसा से जुड़ी हुई हैं। और ये लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट छात्र हितों की बात करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं और उनके अधिकारों की मांग करती हैं। हर दूसरे या तीसरे दिन आप किसी न किसी मुद्दे पर देश के किसी न किसी हिस्से में इन चेहरों को आप देख सकते हैं, जो अपने अधिकारों की और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते आप देखे जा सकते हैं। इन दो जो छात्र यूनियन की जो मेन प्रोमिनेंट लीडर हैं। इसके बाद से एक और सवाल उठ रहा है कि अभिजीत दीपके ने भारत आने से पहले सबसे पहले किसको कॉल लगाया था? कई मीडिया रिपोर्ट्स और कई पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि सबसे पहले अभिजीत दीपके ने एक कॉल लगाया था वृंदा करात को। वृंदा करात कौन है? वृंदा करात सीपीआईएम की प्रमुख लीडर है, वामपंथी संगठन की प्रमुख लीडर हैं और नेता हैं, प्रोमिनेंट लीडर हैं मानी जाती हैं। तो लोग इस संदेह के घेरे से भी देख रहे हैं कि क्या ये कहीं वामपंथ का आंदोलन तो नहीं है। भले वामपंथ देश के अलग अलग हिस्सों में ख़त्म हो गया है, चाहे लास्ट जो उसका अंतिम किला बचा था केरला, वो ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या विचारधारा अभी भी जिंदा है और नए सिरे से इसको गढ़ने की कोशिश की जा रही है वामपंथ की तरफ से। दूसरा एक और जो हमारे मित्र भी हैं या हमारे बड़े भी हैं, जिनसे हम परिचित हैं, अक्सर मीडिया में आप रहते हैं तो आप परिचित होते ही हैं, मयंक यादव। मयंक यादव ने भी आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं कि अभिजीत दीपके ने सबसे पहले आंदोलन से पहले हमको एक कॉल घुमाया था, हमसे पूछा था कि आप हमारे साथ रहिए, आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। तो मयंक ने पूछा कि आपकी विचारधारा क्या है? मान लीजिए मैं वहाँ आऊँ या कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाए, और इस आंदोलन में उन्होंने ये भी पूछा कि कितने लोगों के पहुँचने की उम्मीद है, क्या आंदोलन कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि हर आंदोलन में 2-4 ऐसे उपद्रवी लोग आते हैं जो आंदोलन को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो उस भीड़ को सही दिशा में ले जाने के लिए आपके पास क्या प्लान है? क्या कोई कोऑर्डिनेशन बॉडी है जो कोऑर्डिनेट कर रही है एक दूसरे से? क्या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो ये ध्यान दे रही है कि आंदोलन सही तरीके से चले, उसमें कोई भगदड़ की स्थिति ना हो या कोई अराजक तत्व उसमें ना घुस आए? इसको लेके मयंक ने अभिजीत दीपके से ये शंकाएं अपनी जाहिर की थी। मयंक सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और उन छात्रों के हितों की बात करते हैं। यूजीसी को लेके भी उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन एक छिड़ा है, पूरे देश भर में वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनका ये कहना, चूँकि उनको लेके कहा जाता है कि जो भी आंदोलनकारी होते हैं, जो भी समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं, अगर वो उनका सामना पुलिस प्रशासन या सरकार से होता है तो उनमें वो मदद करते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अभिजीत दीपके ने इसीलिए उनको फ़ोन घुमाया था कि अगर कुछ ऐसी स्थिति हो, अगर मुझे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाए तो उसमें आपकी सहभागिता हो, ताकि मुझे छुड़ाया जा सके या लीगल प्रोसेस जो हो उसको पूरा किया जा सके। इसको लेके मयंक यादव ने ये स्पष्ट कहा था, इसीलिए मयंक यादव शायद उस मंच पे नहीं दिखे। मयंक यादव को ये अंदेशा था कि शायद ये आंदोलन कोई दिशा न ले पाए या दिशाहीन हो जाए, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन में भाग लेना उचित नहीं समझा। लेकिन जो 2-3 लोग थे, जो मैं जो अनुभव कर पा रहा हूँ इस आंदोलन को लेके, मैं बता सकता हूँ कि अगर वो लोग नहीं रहते तो इस आंदोलन की रूपरेखा कुछ अलग होती। भीड़ भाड़ की स्थिति बहुत ज़्यादा थी, तो स्टैम्पेड भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। एक बार ऐसी स्थिति आई भी जब अभिजीत दीपके मंच से सीधे बाहर की तरफ निकलने लगे। लोगों ने कहा कि शायद वो मार्च करने की स्थिति में है। उस समय भगदड़ की थोड़ी स्थिति हुई थी, लेकिन उनके साथ लोग थे, जो नेहा थी चाहे अंजलि थी, उन्होंने इस मसले को संभाल लिया। अभिजीत दीपके को तुरंत टर्न करके फिर अंदर लेके आए, फिर उस मंच के साथ ले गए।
बाहर जब हमारी बात हुई इन नेताओं से तो से जो वो देख रहे थे उसमें शामिल थे, कुछ नेताओं ने कहा कि अगर वो नहीं रहते तो यहाँ भगदड़ की स्थिति मच सकती थी। कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्योंकि अभिजीत दीपके, सौरभ दास जो हैं, या आशुतोष रंका हैं, या आप विजेता दहिया कह लीजिए, या सोनम वांगचुक जो इनके मेन फेस अब नज़र आ रहे हैं, उन्होंने भी एक बात कही कि इसमें लोग हैं जो हुड़दंग मचा सकते हैं, उससे हमको बचना है, हमको पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, शांति से प्रोटेस्ट करना है। तो ये बातें कुछ दिखी। दूसरी बात, इसमें राइट विंग के भी लोग आए थे, ताकि हमने खुद आंखों से इस बात को देखा, या आप सोशल मीडिया पर आप तस्दीक कर सकते हैं इस बात को लेके कि कई लोग वहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं को इससे खतरा है काकरोचों से, और कई लोग हीट लेके आए हुए थे। तो ऐसा एक प्रोवोकिंग टाइप में एक चीज़ चल रही थी, ताकि इस भीड़ को अगर कुछ प्रोवोक कर दें तो कुछ स्थिति बिगड़ सकते, ताकि इस आंदोलन को डिरेल किया जा सके। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इन लोगों ने संभाल लिया। क्यों? इसके पीछे कई जानकार ये कह रहे हैं कि जैसे नेहा हैं या अंजलि हैं, जो वामपंथ संगठन से जो हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करते हैं मुद्दे को लेके, उनको पता है कि भीड़ को कैसे संगठित करके रखना है और भीड़ को एक दिशा कैसे देनी है, उनको पता था, इसलिए शायद ये आंदोलन डिरेल होने से बच गया। लेकिन आगे इस आंदोलन का क्या भविष्य होगा? क्या वास्तव में ये इस आंदोलन के पीछे वामपंथ का समर्थन है, या इस आंदोलन के पीछे किसी विपक्षी पार्टी का समर्थन है? क्योंकि विपक्षी पार्टी में जो मेन विपक्षी पार्टी है वो नज़र नहीं आई, जो कांग्रेस का संगठन दल है NSUI, वो कहीं नज़र नहीं आया। हाँ, कांग्रेस जरूर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है, जो टीवी स्क्रीनों पर आपको नहीं दिख रहा होगा। लोकमत इस खबरों को दिखा रहा है, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी हो, या अलग अलग विपक्षी पार्टियां हैं। लेकिन इस आंदोलन में वो शामिल नहीं हुए। इसके पीछे एक और रीज़न हो सकता है कि उनकी चिंताएं भी है, क्योंकि वो विपक्ष में हैं और उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। शायद इस वजह से इस आंदोलन का समर्थन उन्होंने न दिया हो। लेकिन एक बात है कि लोगों का गुस्सा हमें आंदोलन में दिखा। आंदोलन में लोग गुस्से में थे, छात्र थे जो काफ़ी संख्या में थे, जैसा हम कह रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में, करीब 4-5 हज़ार की संख्या में वहाँ छात्र इकट्ठा थे, जिनको गुस्सा था सिस्टम को लेके, शिक्षा व्यवस्था को लेके, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके। तो ऐसी नाराज़गी थी जिसे एक दिशा देने की ज़रूरत है। वो दिशा शायद हमें उस आंदोलन में नज़र नहीं आई। हाँ, भीड़ इकट्ठा थी, लोगों का गुस्सा था, ये तो नज़र आया। अब आगे क्या होता है, अभिजीत दीपके किस प्रकार का टेक लेते हैं आगे, क्योंकि एक कॉल उन्होंने किया है सैटरडे को, तो सैटरडे का आंदोलन की रूपरेखा क्या होती है, क्या नहीं होती है। क्योंकि सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक अभिजीत दीपके अमेरिका से आके, चूँकि भारतीय हैं, महाराष्ट्र उनका घर है, तो वो आए हैं और इस आंदोलन की अनुमति पुलिस ने दे दी है। तो क्या इसमें एक और भी चीज़ें निकल के आ रही है, या लोग बोल रहे हैं कि आखिर कांग्रेस जब आंदोलन के लिए परमिशन मांगती है तो दिल्ली पुलिस नहीं देती है, सरकार नहीं देती है, तो कांग्रेस जनता पार्टी को अचानक कैसे वहाँ परमिशन मिल गया, तुरंत आए और तुरंत उनको हाथों हाथ परमिशन मिल गया। तो कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जिस रास्ते पे कांग्रेस जनता पार्टी चल रही है, उसी रास्ते पर विपक्ष यानी कांग्रेस भी चल रही है, विपक्षी पार्टियां भी चल रही हैं। कांग्रेस का जो NSUI संगठन है, जो छात्र संगठन है, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहा है और पुलिस से टकराव की स्थिति में भी कई बार नजर आता है। तब अब ये सवाल उठता है कि आखिर अभिजीत दीपके की विचारधारा क्या है, अभिजीत दीपके के पीछे कौन लोग हैं, अभिजीत दीपके आगे क्या करेंगे, क्या वो राजनीति में एंट्री करेंगे, क्या CJP को राजनीतिक पार्टी के तौर पर, एक अल्टरनेटिव पार्टी के तौर पर, जो वामपंथ अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, इस विचारधारा को इसके जरिए उभार के लेके आएंगे। तमाम सवाल हैं। आपके मन में भी कुछ सवाल अगर उठ रहे हैं तो हमको बताइए, कमेंट करिए, हम उन सवालों का जवाब जरूर देंगे। देखते रहिए लोकमत हिंदी।